यहाँ पे आज हम इस वीडियो लेक्चर में ग्रेविटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स का टॉपिक है ग्रेविटेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हमारे पास बहुत टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, एक उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी एक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके नेचर क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो लगता है ये मासेस के बीच में लगता है। यदि टू मासेस हैं, ये सम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इसके बीच में ये फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं। तो ये एग्जर्ट्स बिटवीन टू मासेस बॉडी, तो ये मासेस बॉडी के बीच में ये लगता है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये जो फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, There are two types of force, one is known as the conservative, other is non-conservative। तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं हमारे पास जो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो वर्क डन होता है ये क्लोज पाथ में यहाँ पे जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। ये फोर्स होते हैं, दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज के फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी बहुत डिस्टेंस पे है, बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है मासेस बॉडी, तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। 4 पॉइंट लेते हैं, ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। लाइक और अनलाइक चार्जेस में वहाँ पे रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। मैग्नेट में भी सेम होता है, बट यहाँ पे always attractive in nature। तो this force is always attractive in nature, always attractive in nature। तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। हमने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि मासेस बॉडी में जो भी मासेस बॉडी होते हैं, यूनिवर्स में जो भी टू मासेस बॉडी होते हैं, एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। फिफ्थ पॉइंट हम ले रहे हैं इसके बारे में, ये जो फोर्स होता है ये यदि मान लीजिए टू मास बॉडी है, उसके बीच में यदि किसी मीडियम को हम डालते हैं, मीडियम को रखते हैं, तो ये फोर्स उस मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, यदि चार्ज पार्टिकल के बीच में हमने मीडियम दे दिया, किसी मीडियम को रख दिया, या चार्ज पार्टिकल को उठा के हमने मीडियम के अंदर रख दिया, तो फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यदि मीडियम हम डाल देते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सपोज एयर में यदि टू मासेस के बीच में फोर्स F है, अब इसको हमने डिप कर दिया वाटर में, तो जो फोर्स होता है वो सेम होता है, F ही फोर्स वहाँ पे भी लगता है।
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है। तो दिस फोर्स does not depends on medium between two masses body। तो इस तरह से ये होता है। ये हम इसे देख सकते हैं कि फॉर्मूला से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यहाँ पे जो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ये टू मास है, और ये टू मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में यदि r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है F ग्रेविटेशनल, ये होता है Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यदि बात करेंगे टू चार्ज के बीच में, यदि Q चार्ज है Q1 और Q2, और ये r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इनके जो बीच में फोर्स लगता है, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये होता है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K का वैल्यू जो होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब देखिए G क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू वेरिएशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। मास यदि बॉडी के कांस्टेंट होंगे, यदि एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाए, तो ये फोर्स एक कांस्टेंट लगता है, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंडेंट ही नहीं हो रहा है। इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसमें एप्सिलॉन r आ रहा है। एप्सिलॉन r जो है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे मेटल का ये इन्फिनिटी होता है, तो मेटल के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो Fe 0 हो जाएगा। यदि टू चार्ज पार्टिकल मेटल के अंदर में है, या टू चार्ज पार्टिकल के बीच में हम मेटल को डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में भी वेरिएशन होता है। मैग्नेटिक फोर्स में भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें इस तरह से वेरिएशन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। यह मानते हैं पोल, वैसे सेपरेट पोल पॉसिबल नहीं होता है, तभी मानते हैं हम ये नॉर्थ यहाँ पे r डिस्टेंस पे इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनरी पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। तो इसके केस में जो एक फॉर्मूला होता है, ये होता है F मैग्नेटिक जो होता है वो होता है μ0/4 पाई। ठीक है ना। यहाँ पे μr भी होता है, μ0/4 पाई इंटू μr, यहाँ पे m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे μr यहाँ पे अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स में वेरिएशन होता है। अब आगे हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि मास के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। सबसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम देख रहे हैं। न्यूटन्स ने बताया था कि ग्रेविटेशन किस तरह से एग्जर्ट होता है, ग्रेविटी फोर्स किस तरह से होता है। तो आगे हम देख लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले इसको न्यूटन्स ने बताया था टू बॉडी, ये टू मैंने सिमेट्रिकल बॉडी बनाया, m1 m2 बनाया, m1 और m2 बनाया। इसके बीच में यदि r डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है।
न्यूटन्स ने बताया था एवरी मास जो हमारे यूनिवर्स में होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें मास होने चाहिए, तो यदि मास होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2। और ये F जो ग्रेविटेशनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडी। तो ये यहाँ से आता